हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आंसर तो उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे प्रश्नों को आपको समझाया जाएगा, साथ ही साथ उससे 3-4 रिलेटेड पॉइंट भी बताया जाएगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं बच्चों। ठीक ना? तो यह वीडियो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए है। गलतफहमी में ना रहे कि साइंस के लिए है, सिर्फ कॉमर्स के लिए है या तो सिर्फ आर्ट्स के लिए है बच्चों। सभी को एनसीईआरटी ही पढ़ना है और यह प्रश्न सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, अभी हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। इसी तरह से आपके ठीक जितने भी चैप्टर हैं बच्चों, 4-5 चैप्टर जितने भी हैं, सारे चैप्टर को एक करके एग्जाम से पहले पूरा करा दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आर्थिक क्रियाओं में से के निम्न में से कौन सा प्रकार है? देखिए बच्चों, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं पहले ये आप समझिए। देखिए, आर्थिक क्रिया उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। जिस तरह से, जैसे बच्चों, जैसे उपभोग हो गया, उपयोग हो गया और विनिमय निवेश हो गया, जिसे मानवीय क्रियाओं को संतुष्ट करे। वो समझ गए? आप लोग क्लियर होंगे बच्चों। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे समूहों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। जैसे किसी फर्म का हो गया, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार या किसी कंपनी का हो गया बच्चों। ठीक ना? कंपनी और फर्म दोनों एक ही होता है। तो मतलब छोटे समूहों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में वैसे समूहों का अध्ययन किया जाता है जैसे बहुत बड़ा हो गया, किसी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, समझ गए ना? इसी तरह से पूरे बड़े बड़े समूहों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिवार। देखिए, इसका अध्ययन समष्टि में करते हैं। व्यक्तिगत फर्म मतलब व्यक्तिगत एक कंपनी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत उद्योग, ये भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता मतलब एक हो गया बच्चों। एक उपभोक्ता का हम लोग करेंगे व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो किसमें करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे बच्चों। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म कहा जाता है क्योंकि व्यष्टि में हम लोग छोटा करते हैं, छोटे फर्मों, छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं बच्चों। तो इसका अर्थ भी होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर बच्चों। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं बच्चों। जैसे कुल आय हो गया, कुल उत्पादन हो गया, कुल समूह मतलब कुल जीडीपी हो गया, उसी का अध्ययन करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय का करते हैं, कुल रोजगार का करते हैं हम लोग, और कुल उत्पादन का भी हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। उसके बाद है माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा, किस भाषा से लिया गया है? तो माइक्रोज, देखिए बच्चों, माइक्रोज का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रोज का अर्थ क्या होता है, तो वहां पे व्यष्टि ऑप्शन में रहेगा, तो व्यष्टि आप लोग मारिएगा बच्चों। और माइक्रोज जिसका अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र, वो भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है ना? क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है बच्चों, देखिए अर्थशास्त्र का जनक कौन है? देखिए, एडम स्मिथ को बार बार आपने 11 में भी पढ़ा होगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये आया हुआ है बच्चों। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषाएं दी थी। ऐसा भी प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषाएं किसने दिया था? तो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा था? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? देखिए बच्चों, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका एडम स्मिथ ने। यहां तक आप लोग क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किसने कहा था बच्चों? मार्शल ने कहा था। ये मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा था अर्थशास्त्र का। और रोबिन्सन ने क्या कहा था बच्चों? कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसने कहा था? सिलेक्शन, साइंस ऑफ सिलेक्शन। ठीक ना? तो किसने कहा था बच्चों? आपका रोबिन्सन ने कहा था। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसके बाद है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो किसने कहा था? अभी बताएं आपको, रोबिन्सन ने कहा था बच्चों। और एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है अर्थशास्त्र का तर्कशास्त्र का विज्ञान है।
यह किसने कहा था बच्चों? तो यह कहा था आपका रॉबिन्सन ने। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था बच्चों। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसका छोटा कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। जी ये भी आपका राइट आंसर है। सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये भी आपका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? देखिए बच्चों, केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं? उन समस्याओं से के अंतर्गत इसे रखा गया है बच्चों, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, आर्थिक का विकास कैसे हो, साधनों की कुशलता का उपयोग कैसे हो, साधनों की बंटवारा की समस्या, ये सभी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं बच्चों। समझ लिए सीधा, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और क्यों उत्पादन किया जाए, ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है बच्चों। तो वही दूसरी भाषा में लिखा गया है, साधनों के बंटवारों की समस्या, साधनों की कुशलता उपयोग की समस्या में से, मतलब कैसे उपयोग किया जाए, ठीक ना। उसके बाद है आर्थिक विकास कैसे हो, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद है आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है चुनाव की। जी यही भी समस्या है। उपभोक्ता की चयन की, फर्म चयन की। उसके बाद आपका 3 ऑप्शन है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 चुनाव की समस्या बच्चों। आर्थिक समस्या की मूलतः समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है इसका पीडीएफ आपको बच्चों, आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, ठीक ना। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना यार। देखिए, निम्न में से किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो असीमित आवश्यकताओं पर जी हाँ, सीमित साधन पर ये भी हाँ। देखिए, आवश्यकता हमारे पास बहुत ही ज्यादा है बच्चों, लेकिन साधन बहुत ही सीमित है। सीमित कैसे है? देखिए, कोयला सीमित है, पेट्रोल सीमित है हमारे पास, जितने भी संसाधन है, पानी भी सीमित है बच्चों। अरे यार, पानी मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र वाला पानी नहीं, ये पानी मीठा पानी बात कर रहे हैं हम। सीमित है कि नहीं है? ये डीप वाटर जो आपका स्तर है बच्चों, वह जल स्तर वो नीचे भी जा रहा है। तो सारे संसाधन हमारे पास सीमित है, लेकिन आवश्यकता असीमित है। तो ये दोनों आपका जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक समस्याओं की ढांचा खड़ा करता है। उसके बाद है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। तो उस वक्र का नाम क्या है बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र। क्या है? उत्पादन संभावना वक्र बच्चों, जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है बच्चों। जैसे कितना उत्पादन किया जाए, आप समझ रहे हो ना। क्लियर है आपका? इसके यहाँ तक ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। तो किधर गिरती है बच्चों? उत्पादन संभावना वक्र की ढाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्पादन संभावना वक्र की ढाल बाएं से दाएं गिरती है। किधर गिरती है? बाएं से दाएं। क्लियर है बच्चों? आप लोग एक बार इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये है उत्पादन संभावना वक्र, इसे कहा जाता है बच्चों। तो इधर किधर से किधर गिर रही है? ये ऊपर से नीचे आ रही, मतलब गिर रही बच्चों। और इधर क्या हो गया? आपका बायां हो गया, उधर ये दायां हो गया। तो बाएं से दाएं गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा लागत अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है बच्चों? तो वैकल्पिक नाम क्या है? हस्तांतरण लागत। क्या है? हस्तांतरित लागत को क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है बच्चों। क्लियर है आप लोग? देखिए, अवसर लागत किसे कहा जाता है आप लोग समझ लीजिए। मान के चलिए, आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों, किसी कहीं पे ट्यूशन पढ़ा रहे थे और वहां पे आपको 300 रुपया प्राप्त हो रहा है। 300 रुपया वहां पे प्राप्त हो रहा है बच्चों, और आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कुछ दिन बाद बैंक में नौकरी लग गया। अगर बैंक में नौकरी लग गया तो वहां पे आपको कितने मिलने लगे? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आपको वहां पे मिलने लगे बच्चों। तो ये 300 रुपया जो आपका है वो क्या हो गया? अवसर लागत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवसर लागत कहलाएगा बच्चों। क्लियर है आप लोग? परिभाषा में, किताबी परिभाषा से आप समझ सकते हैं, इस तरह से उसे बोला जाता है। सुनिए, अवसर लागत उपलब्ध विकल्पों में सर्वाधिक निकटतम संभव विकल्प की लागत होती है। समझ रहे ना? अवसर लागत का अभिप्राय उपलब्ध विकल्पों में से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है बच्चों। देखिए, दूसरे यहाँ पे 2 विकल्प आपके पास था ना बच्चों, 300 रुपया था आपके पास। कितना था? 300 रुपया। एक विकल्प ये हो गया और ये एक विकल्प हो गया। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है अवसर लागत में। तो 5,000 का चयन कर रहे हैं ना, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है आर्थिक प्रणाली में निम्न में से कौन से रूप है? आर्थिक प्रणाली की निम्न में से कौन सा रूप है बच्चों? पूंजीवादी भी है, समाजवाद भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन उपयुक्त सभी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है?
तो किसमें होती है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था में। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है बच्चों? तो जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है बच्चों, जिसका मालिक सरकार होता है बच्चों, तो जिसका मालिक सरकार होता है तो उस पर यूज सब लोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए रोड, जिसका उसका मालिक कौन है? सरकार है ना बच्चों, सरकार रोड का मालिक है, तो इसका यूज सभी लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो समाज के लिए मतलब उपयोगी होता है बच्चों, समाज के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बच्चों क्या हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आता है, निजी और समाजवादी दोनों आता है। और पूंजीवादी में सिर्फ निजी आता है बच्चों, पूंजी वाले व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं। क्या मुकेश अंबानी के जहाज में हम लोग चढ़ सकते हैं? क्या नहीं ना चढ़ सकते हैं। तो ये हो गया सिर्फ सरकारी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं यार, कर सकते हैं ना। तो क्लियर है आप लोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, इसको बड़ा कर लेते हैं, एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का बात कर रहे हैं बच्चों, तो किसमें हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा बच्चों। सार्वजनिक समाज, देखिए सार्वजनिक, समाजवादी और सरकारवादी ये तीनों एक ही है बच्चों, ठीक ना। तो पूंजीवादी क्या हो जाएगा? पूंजीवादी में सिर्फ आपका निजी आ जाता है। क्या आ जाता है? निजी आ जाता है बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? तो क्या हो जाएगा? दोनों किसमें आता है? तो किसमें आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है मूल तंत्र के द्वारा, आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा बच्चों। अब ऑनलाइनर प्रश्न पर आते हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है, डैश वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा है बच्चों। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं की अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय में तो आर्थिक क्रिया को अध्ययन करते हैं ना, कितना रोज कमाया, क्या कमाया, उत्पादन हो गया बच्चों। देखिए आर्थिक क्रिया में क्या आ जाता है? उत्पादन, विनिमय, सारा कुछ अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है बच्चों। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश आदि प्रमुख है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश आदि क्या चीज का प्रमुख है? आर्थिक क्रियाओं का एक प्रमुख है बच्चों, ठीक ना। ये सब आपका आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल है। क्लियर है आप लोग यहाँ पर? उसके बाद है माइक्रो, जिसका अर्थ छोटा होता है। बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? ग्रीक भाषा में से उद्भव हुआ है, ग्रीक भाषा का वर्ड है बच्चों। उसके बाद है डैश में आर्थिक क्रियाओं जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। देखिए एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, और सारे उपभोक्ता, सारे उत्पादक का किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। और एक का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब छोटा का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ एक का, तो किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट, डैश में व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें? व्यक्तिगत मतलब एक में, व्यक्तिगत का कर करें, एक का करके करें, तो किसमें करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। किसके? कीमत के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा परिभाषा है, यहाँ कुछ समझने वाली बातें नहीं है। जहां समझने वाली बातें रहती है बच्चों, सारा वहां पे मैं समझाते चलता हूँ। आपको अर्थशास्त्र का विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर करना है और अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। किसने कहा था? देखिए अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद है एन इंक्वायरी ऑफ, जिसका पुस्तक है बच्चों, देखिए एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। यही पुस्तक में एडम स्मिथ ने धन संबंधित अर्थशास्त्र का धन संबंधित परिभाषाएं दी थी बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है किसके अनुसार? किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पहले भी पढ़े आप लोग। उसके बाद है डैश के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रीयों के धन की प्राकृतिक तथा कारणों की खोज करता है। तो किसने कहा था? एडम स्मिथ के अनुसार। क्लियर है? उसके बाद है मार्शल के अनुसार परिभाषा, मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या था? सामान्य मानव का भौतिक कल्याण। इन्होंने ही कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का एक विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य मानव कल्याण, भौतिक का एक भौतिक कल्याण। क्लियर है? नेक्स्ट है, उसके बाद है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? मार्शल ने। और एडम स्मिथ ने कौन सा पुस्तक लिखा था? एन इंक्वायरी। क्या लिखा था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखना है। देखिए ज्यादा लंबा, जहां नेशन वेल्थ ऑफ धन का विज्ञान आ गया बच्चों,
पुस्तक का नाम में, तो ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ का। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये किसने लिखा था? मार्शल ने लिखा था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? नेक्स्ट है बच्चों रॉबिन्सन, किसके अनुसार? रॉबिन्सन के अनुसार दुर्बलता एवं चयन का विज्ञान है, क्या है? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसके अनुसार? रॉबिन्सन के अनुसार बच्चों। उसके बाद है मानवीय आवश्यकता होती है, कितनी होती है? अनंत होती है यार। देखिए कुछ कम होता है कि आज हम लोग 500 कमाए हैं, मान के चलिए कोई नौकरी लग गया, कोई पढ़ा लिखा का एग्जाम्पल का बात देते हैं, समझिए किसी का जॉब लग गया, किसी का जॉब लग गया राजस्व कर्मचारी में है तो दरोगा में, ठीक ना? तो उसकी इच्छाएं क्या होती है बच्चों कि और से और ज्यादा से ज्यादा वो पढ़े और फिर से उससे बड़ा से बड़ा, उसके बाद डीएसपी बन जाए जेपीएससी क्लियर करके, उसके बाद आईएएस बने यार यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बने, ठीक ना? तो इस तरह से बीच को समझ सकते हैं। आप तो समझ सकते हैं, मान के चलिए आप 5,000 रुपया कमाए, आज माड़ा भात खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? माड़ा भात खा रहे हैं और 1,000 रुपया कमा रहे हैं। कल अगर आप 5,000 रुपया कमाने लगिएगा बच्चों, 5,000 रुपया, तो आप क्या माड़ा भात खाइएगा? नहीं ना खाइएगा। आपकी आवश्यकताएं अनंत बढ़ने लगेगी, पैसा बढ़ेगा कमाई तो आवश्यकता भी आपकी बढ़ने लगेगी बच्चों, ठीक ना? तो आप क्या खाइएगा? दाल भात खाइएगा। क्या खाइएगा? दाल भात। माँ भात क्या खाएंगे हम लोग कि इसी तरह होता है। मतलब अपने दैनिक जीवन से आप रिलेट कीजिए बच्चों, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। दैनिक जीवन से आपको सिर्फ रिलेट करना है। उसके बाद है प्रत्येक परिवार की आय सदैव क्या होती है? सीमित होती है, समझ गए ना? अनंत तो किसी का नहीं ना होता है। अनंत होता है मुकेश अंबानी का ना, नहीं गिन लेते हैं कैसे? अनंत रहता तो गिन ही नहीं पाते हैं, उसका भी होता है, सीमित होता है। उसके बाद है आर्थिक समस्या मूलतः डैश की समस्या है, तो चुनाव की समस्या है बच्चों, पहले भी पढ़े। उसके बाद है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती है। देखिए हमारी इच्छा क्या होती है? साधनों से अधिक नहीं होती क्या? मान के चलिए आपके घर में भी टीवी लगा हुआ है, आपके घर में टीवी लगा हुआ है तो एलईडी के मन में इच्छा आने लगता है, अरे बाकी बात किसी घर में टीवी नहीं लगल है, तो क्या होती है? समस्याएं, इसकी वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता किस अवस्था में चयन करने से है। उसके बाद है सीमितता और चुनाव समान रूप से चलते हैं। देखिए सीमितता और चुनाव समान रूप से चलता है। सीमितता मतलब एक लिमिट में, लिमिट और चुनाव समान रूप से चलता है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है, क्या है? दुर्लभता चयन की समस्या है। उसके बाद है आर्थिक समस्या साधनों की दुर्लभता तथा उसके चुनाव के कारण उत्पन्न होती है। देखिए आर्थिक समस्या जहां भी नजर आए आपकी चुनाव के कारण ही उत्पन्न होता है बच्चों, ठीक ना? सारा कुछ चुनाव के कारण ही उत्पन्न होता है। किससे उत्पादन किया जाए, किससे काम कराया जाए, सारी यह आर्थिक समस्याएं हैं बच्चों, ठीक ना? नेक्स्ट सीमित साधनों का आवंटन, अंतिम बिंदुओं का विवरण तथा सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या है? डैश केंद्रीय समस्या है बच्चों। देखिए अंतिम वस्तुओं का विवरण तथा सेवाएं किसी भी क्या है? अंतिम वस्तुओं का विवरण तथा सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक केंद्रीय समस्या है। क्लियर है? केंद्रीय समस्या और आर्थिक समस्या में आपको क्लियर रहना है बच्चों, ठीक ना? गड़बड़ाना नहीं। उसके बाद है उत्पादन के वस्तु के चयन, उत्पादन के वस्तु की चयन की समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, यह इसी का दूसरा नाम है। उत्पादन के तकनीकों में चयन की समस्या क्या है? उत्पादन में तकनीकों की समस्या। मान के एग्जाम्पल दिया होगा, समझ गए ना? आपका एग्जाम्पल दिया रहा है और पूछ रहा है किस प्रकार की केंद्रीय समस्या है। तो देखिए बच्चों उत्पादन के वस्तु की चयन की समस्या, तो क्या है? उत्पादन क्या उत्पादन कैसे किया जाए? यहाँ पे क्या नहीं किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए? यहाँ पे है उत्पादन के वस्तु की चयन की समस्या, मतलब कौन सा वस्तु उत्पादन किया जाए, कौन सा वस्तु उत्पादन किया जाए, तो यही हो गया कि उत्पादन किया जाए। उसके बाद है उत्पादन के तकनीकों की चयन की समस्या, यानी कि किससे किया जाए, कि लेबर से करवाएं कि ट्रैक्टर से हम लोग कर रहे हैं, जोतने खेतवा किससे? बैल से जोते हैं कि ट्रैक्टर से जोते हैं, यानी कि हम लोग बीड़ा समझ रहे हो ना, धान ट्रैक्टर से लाएं कि धान हम लोग खुद बैलगाड़ी में लाए तो माथा में उठा के आए। तो ये तकनीक से समस्या हो गया, टेक्नोलॉजी की समस्या, चयन की समस्या किससे होती है? कैसे उत्पादन किया जाए। उसके बाद है उत्पादन की वितरण की समस्या, मतलब किसके लिए उत्पादन किया है, वितरण किसे करें, उत्पादन करके वितरण किसके लिए किया जाए, तो ये किस प्रकार की समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट उपलब्धता साधनों के उपयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होती है? नतोदर होती है। क्या होती है? नतोदर होती है, जिसे हम लोग कन्वेक्स भी कहते हैं बच्चों, कॉनकेव कहते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव कहते हैं। और कॉन्वेक्स क्या हो गया? उतोदर। क्या हो गया? उतोदर, ठीक ना? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, में आपका आने वाला है, इसे याद कर लीजिए।
उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र डैश की ओर ढालू होता है। तो किसकी ओर ढालू होता है? बाएं से दाएं। देखिए इस तरह से बताए थे, बाएं से दाएं। उसके बाद है वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। तो वह लागत क्या हो जाती है? लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। तो अवसर लागत क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था ऐसी दो वस्तुओं के संयोग का उत्पादन नहीं करती है जो उत्पादन संभावना वक्र के कहां बाहर हो। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे इसके बाहर जो रहेगा बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर जो रहेगा बच्चों, इसके बाहर इधर ला, उसका उत्पादन नहीं होता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का हल क्या है? कीमत तंत्र के द्वारा। भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चों। भारत क्या है? भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है। कुछ पूंजीवादी और सार्वजनिकवादी दोनों है बच्चों। कुछ दिन के बाद बचेगा सिर्फ निजीवादी। पूंजीवादी है तो सिर्फ निजीवादी बचेगा बच्चों, ठीक ना? कैसे? क्योंकि मोदी जी सब बेच ही दे रहे हैं, तो सार्वजनिकवादी कहाँ बेचेगा? बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। तो यही आपका हो जाएगा, कुछ दिन बाद सब बिक जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे उत्पाद उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, ठीक ना? ये चैप्टर आपका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।